एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करेंगे सीए इंटर में इनकम टैक्स में केस बेस नंबर 22। अप्रोच वही रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे एमसीक्यू और उसके बाद पढ़ेंगे पूरा केस। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अनिमेश फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है सर, मुझे ये चीज पता है कि जब भी मैं स्टेटस निकालता हूँ दोनों में से कोई कंडीशन पूरी करनी होती है। पहले स्टेप में चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। इसके लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होती है और अगर रेजिडेंट बना तो अगले स्टेप में चेक करूंगा आरओआर या फिर आरएनओआर। अब सर कौन सी दोनों में से कंडीशन पूरी करनी होती है? या तो उनका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर हो, या फिर प्रीवियस ईयर में स्टे 60 डेज और मोर हो, और प्रीवियस ईयर से पहले 4 सालों में मिला के स्टे 365 डेज और मोर हो, तो सब वो रेजिडेंट बनता है। अगर दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट बनता है। ठीक है, अब सर इसको ध्यान में रखते हुए अपना केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो केस क्या है? मिस्टर अनिमेश एक इंडियन सिटीजन है जिनकी एज है 61 ईयर्स और उनका बिजनेस है कनाडा में। वो इंडिया के बाहर ही रहते हैं, कनाडा में रहते हैं 2011 से। ही owns a house property in Canada, half of which is used by him for his residence and half is given on rent। ठीक है, इसके बाद उन्होंने इंडिया में एक फ्लैट परचेज करा दिल्ली में और 42 लाख का, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये है। उन्होंने लोन भी लिया और सब सारी बातें हो गई। सब मुझे कहीं स्टे इन इंडिया की देखो इन्फॉर्मेशन दी हो तो देखो यहाँ पे दिए, ये रहा कि मिस्टर अनिमेश विजिट इंडिया फॉर 124 days during the previous year 24-25, and before that he visited India in total for 366 days during the period 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2024। ठीक है, अब सब मुझे स्टे इन इंडिया की उसका कितना है, प्रीवियस ईयर में 124 थे। ठीक है, और वैसे पिछले 400 मिला के कितने सर, 366 डेज। तो सर ये जहाँ तक तुम्हें लग रहा है कि वो सेकंड कंडीशन तो पूरी कर पा रहा है, पहले नहीं कर पा रहा बट ये तो कर पा रहा है, यहाँ तो मुझे यही लग रहा है। अच्छा, बट अगर आपको एक स्पेशल पॉइंट याद हो कि सर 3 केस ऐसे होते हैं जब ये सेकंड कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती है, जहाँ पर सिर्फ पहली कंडीशन ही में देखनी होती है। सर वो उनमें से एक पॉइंट क्या था? उनमें से एक पॉइंट ये था कि मानो कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का बनता है जो नॉर्मल इंडिया के बाहर रहता है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, और वो ड्यूरिंग द ईयर विजिट पे इंडिया आया। जैसे हमारे केस में निवेश रहता कहीं कनाडा में, बिजनेस कहीं कनाडा में, बट विजिट पे इंडिया आया। तो सर अगर उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख तक है तो उस पर सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, और अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी, बस 60 की जगह 120 दिन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सर उस पर सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी या नहीं, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या उसका इंडिया से इनकम कितनी है, इंडिया से एक्चुअली वो क्या क्या कमा रहा है। क्योंकि अगर 15 लाख तक है तो अप्लाई नहीं होगी, और अगर 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। अब आप देखो इंडिया से वो क्या क्या कमा रहा है। यहाँ तुमने फ्लैट परचेज करा, इसके बाद उसने ये लोन की रीपेमेंट करी। सर वो इंडिया में एक तो मंथली रेंट कमा रहा है 32,500 का। सर ये तो 15 लाख से कम ही होगा। इसके अलावा सर वो भी कुछ कमा रहा है इंडिया से। सर कुछ कनाडा में बिजनेस कमा रहा है, कनाडा में बॉन्ड कमा रहा है, बाकी नेपाल से कुछ कमा रहा है। हाँ सही है ना। अब देखो उन्हें कैपिटल गेन कमाया है इंडिया में, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर बेचे हैं तो ये इनकम इंडिया में अप्रूव मानी जाएगी। अगर ये 15 लाख से ज्यादा आ गई तो इस पर साइन कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और अगर ज्यादा नहीं है तो नहीं होगी। अब सर उसने 10,000 शेयर बेचे, कितने के बेचे? 480 के बेचे पर शेयर। अब देखो उसने खरीदे कितने के थे, सो उसने लिए तो थे 100 के, बट 31 जनवरी 18 को उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 300 रुपए। ये जो हाईएस्ट थी वही लेते हैं हमेशा। अगर आपको ग्रैंड फादरिंग का कॉन्सेप्ट याद हो, अगर याद नहीं है तो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर से हमें अकॉर्डिंगली कॉस्ट भी 300 रुपये बनेगी। अब मैं इसको ध्यान रखते हुए उसका कैपिटल गेन इंडिया में निकालूं तो देखो लिया कितने था 480 में, बेचा कितने में 300 में, सॉरी सेल्स वैल्यू कितनी थी 480, कॉस्ट क्या थी 300।
इंटू 10,000, तो टोटल गेन कितना आ गया 18 लाख। तो इंडिया से 15 लाख से ज्यादा कमा लिया, हाँ, मतलब उसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। और यहाँ पे 60 की जगह 120 दिन हो जाएगा। और उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना था सर, 124 दिन, और पिछले 4 सालों में मिला के स्टे कितना था, 366 डेज। मतलब वो ये कंडीशन पूरी कर रहा है, तो वो क्या बन गया, रेजिडेंट। और एक चीज और, अगर आप इस क्लॉज के चक्कर में रेजिडेंट बनते हो तो आपका स्टेटस हमेशा क्या होता है, RNOR। हमें आगे एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अब सिंपली आपका स्टेटस क्या हो जाएगा, RNOR। तो इस केस में उसका स्टेटस क्या हो गया, RNOR। तो देखो ये रहा। तो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद सर उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बताओ कितनी आई। अब सर आपका ध्यान गया हूँ, तो हमने इस पैरे में पढ़ा था कि एक तो उसका दिल्ली वाला फ्लैट था जो हमने 42 लाख का लिया था, और उसने लोन भी लिया था इसके अगेंस्ट 34 लाख का, जिसपे वो करंट ईयर में इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, 3,14,000 का, और प्रिंसिपल कितना कर रहा है, 80,000 का। इसके अलावा अनिमेश को रेंट कितना आता है इससे, 32,500, ठीक है। और एनुअल वो टैक्स कितना पे कर रहा है, 40,000 का, ठीक है। तो सर एक तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली वाली हो गई जिसपे मुझे इनकम निकालनी है। इसके अलावा सर एक उसका घर था रांची में जो उसने बेच दिया, बट उसे वहां से कुछ रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट मिले 296 के। तो सर उसकी 2 इनकम हो गई हाउस प्रॉपर्टी की। तो इसके अलावा तो हाउस प्रॉपर्टी की और कोई इनकम थी नहीं। इसके अलावा सर ये जो वो रेंट कमा रहा था, क्योंकि उसका स्टेटस RNOR है, तो सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। ये तो कनाडा में कमा रहा है, तो ये इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होने वाली हाउस प्रॉपर्टी की। सिर्फ ये 2 इनकम होगी। अब मैंने कहा था दिल्ली वाली प्रॉपर्टी का, सबसे पहले लिया रेंट 32,500 गिवन था, इंटू 12 टोटल आ गया रेंट, माइनस करा म्यूनसिपल टैक्स 40,000 का। सर क्यों माइनस करा, क्योंकि ये पे था। अगर पे नहीं होता तो माइनस नहीं करते, बट पे था तो माइनस हो गया। सबसे पहला डिडक्शन माइनस करते 30%, इसका 30% माइनस करा। और अगर हमको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं जो हमने उस घर के लिए लिया था, वो भी माइनस करते हैं। और जब हमने कितना लोन लिया था उसमें हमने कितना इंटरेस्ट पे करा, 3,14,000 का, तो वो माइनस करा। तो अकॉर्डिंगली हमारा दिल्ली वाले घर से कितनी इनकम आ गई, 69 का लॉस आ गया। इसके अलावा सर रांची वाले घर से कुछ एरियर्स ऑफ रेंट मिला था 296 का। तो जब भी एरियर्स ऑफ रेंट मिलता है वो मेरे टैक्सेबल होता है, और उससे मुझे 30% की स्टेट डिडक्शन मिल जाती है। तो रेंट की तो कितना मिला, एरियर्स 296 का, 30% माइनस करी डिडक्शन, ये आ गई आपकी एरियर से इनकम। दोनों को नेट ऑफ करो क्योंकि एक गेन है एक लॉस है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही। तो हाउस प्रॉपर्टी में टोटल गेन कितना गया, 138,200। तेरा आंसर। सर कैपिटल गेन अभी निकाला 18 लाख, बट कैसे निकाला देखो। अब समझते ग्रैंड फंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो जब भी आपको इक्विटी शेयर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वहां पे सेक्शन 112A आता है, और वो ये कहता है कि सर देखो सेल वैल्यू तो आपको नॉर्मली गिवन थी 480, ठीक है। और जब आप कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट ऐसे में निकालना, सबसे पहले आप कंपेयर करना सेल्स वैल्यू पर शेयर को और FMV एज ऑन 31 जैन 2018 को। जो दोनों में कम हो उसे आगे लेके जाओ, फिर उसे कंपेयर करो कॉस्ट से, और जो दोनों में हायर हो वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। और ये तभी आएगा जब आपने एक्वायर करो 31 जैन 2018 से पहले। उसके बाद करो तो ऑब्वियस ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तभी एप्लीकेबल होगा जब 31 जैन 2018 से पहले शेयर लिए। तो अकॉर्डिंगली मैंने कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करी थी और मेरा आंसर आ गया था 18 लाख। तो ये इसका आंसर। अब सर उसने पूछा कि उसकी टोटल इनकम आप मुझे बता दो क्या आएगी अगर वो ओल्ड स्कीम ऑप्ट करता है। सही मैंने निकाला, ऊपर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी थी 138,200, कैपिटल गेन अभी ऊपर कैलकुलेट करा 18 लाख। अब इसके अलावा भी उसकी कुछ और इनकम है क्या, और देखें। अब ये तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ये हम रेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ भी रेंट निकाल चुके हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन की कैलकुलेशन भी कर चुके हैं, बस ये कुछ पॉइंट बचे। देखो सर यहाँ भी कोई इनकम है क्या। पहले उसने प्रॉफिट कमाया बिजनेस फ्रॉम कनाडा, उसने बिजनेस कमाया, उसने प्रॉफिट कमाया फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा। सर RNOR है, सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। उन्होंने नेपाल से कुछ कॉन्ट्रैक्ट फी कमाई और नेपाल में मिली थी, इंडियन इनकम नहीं है, टैक्सेबल नहीं होगा। सब ये वाला पॉइंट। इंटरेस्ट कमाया बॉन्ड पे, वो भी कैनेडियन कंपनी के, तो यहाँ से लग रहा है इंडियन इनकम नहीं है, टैक्सेबल नहीं होगा। बट इसमें से 50% इंडिया में रिसीव हुई, जैसे इंडिया में रिसीव हुई इंडियन इनकम बन गई और इंडिया में टैक्सेबल होगी। बट कितनी टैक्सेबल होगी, ओनली 50%।
तो 6,20,000 का 50% करो 3,10,000, सिर्फ ये इंडिया में टैक्सेबल होगी, और भी अदर सोर्सेस में। तो इनको जोड़ा तीनों को, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। सर डिडक्शन, सर डिडक्शन एक थी, जो उसने हाउसिंग लोन लिया था, जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट करी थी 80,000 की, उसकी छूट मिलती है 80C में, तो 80,000 माइनस करा, ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, तो ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। अब सर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि इस पर टैक्स भी निकाल के दिखा दूं, इन सच अ वे कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम हो। मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे केस के अंदर पहले एज पर न्यू स्कीम निकालो, ओल्ड निकालो, कंपेयर करो, जो दोनों में कम हो वो आपका आंसर होगा। पहले निकालते हैं ओल्ड में, सब ने इनकम एज पर ओल्ड स्कीम निकाली थी, इसमें टैक्स की कैलकुलेशन करी। अब सर देखो टैक्स में क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गया ना 112 वाला, तो उसके केस में टैक्स कैसे निकालते हैं कि एज 1,25,000 तक का तो एग्जाम, उसके ऊपर 10%, फिर आगे कैपिटल गेन वाला टैक्स, जो बैलेंस बचा उसका निकाला स्लैब रेट से, ये आ गया आंसर। इस पर सेस ऐड करा, ये आपका आ गया एज पर ओल्ड स्कीम। अब जब हम न्यू स्कीम की बात करें तो देखो न्यू स्कीम के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती है, मतलब 80,000 माइनस नहीं होगा, तो वहां पे टोटल इनकम क्या बनेगी 22,48,200, 22,48,200। इस पर टैक्स की कैलकुलेशन करो, कैपिटल गेन का टैक्स वैसे ही निकलेगा, स्पेशल रेट है। बैलेंस इनकम पे इसके अकॉर्डिंग टैक्स निकाल दिया कि पहले 3 लाख तक कोई नहीं, बाकी जो ऊपर बच गई 7 लाख तक, उस पर 5%, फिर जोड़ा सेस, तो ये आगे टैक्स का किस में कमाया सर, ओल्ड में कमाया। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो ओल्ड में टैक्स आया हो रहा है। तो इस तरह हमने ये केस बेस्ड नंबर 22 भी कवर करा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।